हम अपने आप को अपडेट ना करते तो आज इनेबलर्स ही ना होता। 2 दिन के अंदर वो कंप्लेंट रिजॉल्व होनी चाहिए। कोई कोर्स नया स्टार्ट होने वाला होता है, हम उससे पहले उसकी अपडेशन कर देते हैं। पाकिस्तानी लोग हमारी मार्केट में दे वांट टू डू फ्रीलांसिंग बिकॉज उनके पास इन्वेस्टमेंट की कमी है। वो फीमेल्स जो घर में है, जो घर से काम करना चाहती हैं, उनके लिए हमने उसकी रेट्स को बहुत डिक्रीज किया। अगर आप कंपटीशन में देखें तो कंपटीशन में हमारे से भी ज्यादा होंगी प्राइसेस। वही फीस रखी हुई है। हमने कहा जी कि ये लोगों पे बाकी चीजों का बर्डन आया तो ये बर्डन हम एटलीस्ट ना डालें। हम उस चीज के ऊपर काम करना ही नहीं चाहते जहां मेहनत हो। अभी हमने 100 घंटे नहीं लगाए और हम कह देते हैं जी हम उसमें मास्टर हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रहमान खालिद और आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं खुरम खालिद साहब, ये हेड ऑफ़ ट्रेनिंग्स हैं एनेबलर्स के। हम इनसे जानेंगे एनेबलर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में कि एनेबलर्स किस तरह काम करता है और ख़ास तौर पे ट्रेनिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड कुछ सवालात हम आज इनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खुरम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक अली भाई, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि जब आप मतलब एनेबलर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, जो कंप्लेंट्स आती हैं उसका क्या प्रोसीजर होता है? लोग कंप्लेंट्स किस तरीके से करते हैं और कौन सा तरीका गलत है और कौन सा तरीका सही है कंप्लेन करने का, और फिर उस कंप्लेन को आप किस तरह टैकल करते हैं, किस तरह रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं? मैं बताता हूँ जी। उसके अंदर देखें कंप्लेंट करने का एक क्योंकि सिंस हमने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है वो सोशल मीडिया में और हमारी मार्केटिंग जो है वो सोशल मीडिया पे है, हर चीज़ सोशल मीडिया पे है, तो किसी को भी लगता है कि वो सोशल मीडिया पे जाके कंप्लेंट कर देगा। सो दैट इज़ नॉट द राइट वे। अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली है, किसी चीज़ की कोई कंप्लेंट है, तो उसका तरीकाकार ये है कि enablers.org/support पे जाएं और वहाँ जाके आपकी जिस चीज़ से भी रिलेटेड कंप्लेंट है उसको मेंशन करें वहाँ पे और उसको कंप्लेंट को आप वहाँ पे रजिस्टर कराएं। अब ये एक तरीका है कंप्लेंट रजिस्टर कराने का। अगर आपको कोई इशू है, रादर देन जाके सोशल मीडिया पे कहना जी कि मेरे साथ ये इशू हो गया है, अब इसको रिजॉल्व कराएं, तो दैट इज़ नॉट द राइट वे टू डू दैट। सर, फिर जब वो एक कंप्लेन आपके पास रजिस्टर हो जाती है उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं? देखिए, कंप्लेंट रेजोल्यूशन हर एक इदारे का उसके इंटरनल प्रोसेसेस हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि इनेबलर्स एक कस्टमर सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक, मेंबर सेंट्रिक कंपनी है। अगर किसी ट्रेनर के बारे में है, किसी ट्रेनिंग के बारे में है, तो हम ये नहीं कहते कि हमारा ट्रेनर सही कह रहा है, हमारा ये प्रोसेस ठीक है। हम कहते हैं भी ये बंदा, ये कस्टमर, ये स्टूडेंट, ये मेंबर ये ठीक कह रहा है, अब आपने इसको रिजॉल्व करना है। सो सबसे पहले वो हमारे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के पास जाती है, जिसमें हर कंप्लेंट में मैं एज हेड ऑफ ट्रेनिंग्स लूप में हूँ। और फिर वो अगर किसी पर्टिकुलर ट्रेनर से रिलेटेड है, क्योंकि सिंस मैं ट्रेनिंग्स को देख रहा हूँ, सारे ट्रेनर्स भी मुझे रिपोर्ट करते हैं, तो वो सब लोग उसके अंदर उसको उस पर्टिकुलर पर्सन को जाती है, मैं उसके अंदर लूप में हूँ और उसका टर्न अराउंड टाइम है 2 डेज़ का। 2 दिन के अंदर वो कंप्लेंट रिजॉल्व होनी चाहिए। अगर वो पर्टिकुलर कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होती तो हमारे पास जो CRM है उसके अंदर वो रेड अलार्म है जिसको हमने रिजॉल्व करना है। अगले 4 to 5 डेज़ का टैट है कि अगर वो हमारी ओवरड्यू हो गई है सो वी हैव टू रिजॉल्व दैट। और उस पर बहुत सख्त है हम कि हमने इस चीज़ को ख़ास ख्याल रखते हुए स्टूडेंट को या मेंबर को अपने खुश रखना है। प्रॉपर सिस्टम है। प्रॉपर सिस्टम है। ये नहीं है कि आपने एक कंप्लेंट की और उसकी रेजोल्यूशन नहीं है। देखिए, बहुत से किसी भी चीज़ से, किसी सिस्टम से, किसी प्रोसेस से, हमारे SOP से किसी को भी इशू हो सकता है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप बड़े से बड़ी कंपनी भी देख लें, इवन अमेज़ॉन पे भी जाके आपको प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपको उससे कंप्लेंट हो सकती है और आपका हक है कि आप उसकी कंप्लेंट करें, उसको वापस करें या उसके बदले आप नई चीज़ ले लें। सो ये तो हर एक का हक है। सर, जब आप ट्रेनिंग्स करवाते हैं तो ट्रेनिंग्स में आप वक्त के साथ साथ कुछ इम्प्रूवमेंट्स लेके आ रहे हैं, कुछ उसमें एडिशन अपडेट्स वो किस तरह इंश्योर करते हैं कि आ रही हैं उसमें? देखिए, अगर हम अपने आप को अपडेट ना करते तो आज इनेबलर्स ही ना होता। हमने खुद को अपडेट किया। इवन के आप बात करें कि जी प्रोडक्ट कैसे हंट करना है से लेके उसकी सोर्सिंग कैसे करनी है, उस प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करना है, हम तो ऑडियंस में वो चीज़ फ्लोट कर देते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप हमारा पेड कोर्स लेंगे तो हम आपको बताएंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग का क्या तरीका है। आप हमारा पेड कोर्स लेंगे तो हम आपको नया तरीका बताएंगे, ये पुराना तरीका है, हम आपको नया वाला बताएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो मेंबर्स के लिए खुला उसे छोड़ते हैं। हम तो EVS में वीडियोस डाल देते हैं
कि हम कहते हैं कि जी किसी के लिए भी उसका भला हो जाए, और एट द एंड ऑफ द डे हम कहते हैं आप पेड ट्रेनिंग में तभी आएँ जब आपको यहाँ से चीज़ों की इंफॉर्मेशन हो गई है, अब आपको सपोर्ट चाहिए एक ट्रेनर की। सही। तो वो सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ मिलके, जो एक्सपीरियंस सेलर्स हैं उनके साथ मिलके। ई कॉमर्स है ना, उसके अंदर तब्दीली आती जा रही है दिन ब दिन। पहले आपकी फेसबुक एड ज़्यादा चलती थी इंटरनेशनल मार्केट में, आज आपकी देखिए टिकटॉक एड्स ज़्यादा चलती हैं। सो अगर हम ये नहीं कहेंगे या हम उसको अपडेट नहीं करेंगे और हम फेसबुक एड्स पे ही चलते जाएंगे तो हम तो पीछे रह गए ना। सो वी हैव टू कोप अप विद द वर्ल्ड, कि जो बाकी दुनिया के अंदर चीज़ें हो रही हैं उसको हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। और उसका पूरा प्रोसेस है कि कोई भी चीज़ हमने आइडेंटिफाई की कि ये चीज़ अपडेट होनी है, जैसे ही वो अपडेट होती है और हम मार्केट में उसको अपने ग्रुप्स के ऊपर पूरे सोशल मीडिया पे अनाउंस कर देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का, लॉन्चिंग का, जिसको हम इनेबलर्स ब्लिट्स रैंक कहते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग है, जो डिफरेंट हमारी स्ट्रैटेजीज हैं उसको दुनिया के सामने बताते हैं। सर अभी करंटली आपके टॉप पे कौन से कोर्सेज जा रहे हैं और कितने कितने अरसे बाद आप उसकी अपडेट्स को चेक करते रहते हैं? देखिए, टॉप पे हमारे जो कोर्सेज जा रहे हैं वो आप कह सकते हैं कि फ्रीलांसिंग के जो कोर्स है, और या हमारा होलसेल का जो कोर्स है वो टॉप के कोर्सेज जा रहे हैं। अब उसके अंदर हम रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं, इवन के उसमें ऐसा नहीं है कि हमने 2 कोर्सेज ही इकट्ठे करा दिए हैं। कोई कोर्स नया स्टार्ट होने वाला होता है, हम उससे पहले उसकी अपडेशन कर देते हैं, चाहे वो फ्रीलांसिंग है, चाहे वो होलसेल है, प्राइवेट लेबल है, कोई भी कोर्स है। लेकिन ज़्यादातर देखें, क्योंकि लोग, पाकिस्तानी लोग हमारी मार्केट में, या जो लोग जनरल पब्लिक है, दे वांट टू डू फ्रीलांसिंग बिकॉज उनके पास इन्वेस्टमेंट की कमी है। तो उसकी वजह से हमें उस पर तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना है। फिर उसके अंदर कम्युनिकेशंस के स्किल्स हैं, प्रेजेंटेशंस के स्किल हैं, उसके अंदर डिफरेंट और किस्म के फ्रीलांसिंग पे कैसे आपने काम कैसे लेना है, एथिकली कैसे आपने काम करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर अपडेशन होती रहती है। सर आपने भी कुछ अर्सा पहले ये फेसबुक से रिलेटेड, फेसबुक एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड और कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड भी कोर्सेज लॉन्च किए थे जी। इनका क्या बेनिफिट हुआ है और इनका क्या फीडबैक है? हमने फेसबुक और कंटेंट राइटिंग के ऊपर जो कोर्सेज लॉन्च किए वो स्पेशली फीमेल्स के लिए किए, जिसमें कि हमने अपनी कोर्सेज की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड रखी। कि मतलब अगर नॉर्मली हमारा कोर्स 30-40 हज़ार का है, 20 हज़ार का है, तो हमने उसको 10 हज़ार का, 8 हज़ार का, 12 हज़ार का रखा फीमेल्स के लिए। स्पेशली वो फीमेल्स जो घर में हैं, जो घर से काम करना चाहती हैं, उनके लिए हमने उसकी रेट्स को बहुत डिक्रीज़ किया। सर ये ई कॉमर्स के जो कोर्सेज हैं, आपको क्या लगता है कि इनके जो रेट्स हैं वो आपके सूटेबल हैं लोगों के लिए, या जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनके रेट्स भी हाई हैं, या उनसे कितना डिफरेंस है? देखिए, अगर आप मार्केट में जाके कहते हैं तो मे भी कुछ लोगों का ये तासुर हो कि जी इनेबलर्स के कोर्सेज़ की फ़ीस ज़्यादा है, बट अगर आप कंपटीशन में देखें तो कंपटीशन में हमारे से भी ज़्यादा होंगी प्राइसेस। हमने उस चीज़ को, कितनी इन्फ्लेशन आई है आपने खुद देखा है कि कितनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ी हैं चीज़ों की। हमने तो प्राइसेस नहीं बढ़ाई हैं, हमने अपनी वही फीस रखी हुई है। हमने कहा जी कि ये लोगों पे बाकी चीज़ों का बर्डन आया तो ये बर्डन हम एटलीस्ट ना डालें। जब भी आप किसी अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाते हैं जहाँ पे महंगे प्रोफेसर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, टीचर्स हैं, तो वहाँ पे आपको फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ती है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं कि जहाँ पे ट्रेनर्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वहाँ पे फ़ीस कम देनी पड़ती है। अब कुछ इसी तरह से देखें, आप इन्हीं इदारों से, जो बड़े इदारे हैं उनमें से या इनेबलर से किसी स्टूडेंट ने कोई कोर्स किया और जाके उसे खुद ट्रेनिंग कराना शुरू कर दी, और जो जितने पैसे इनेबलर्स ले रहा है उसके भी 50% कम पे चार्ज करना शुरू कर दिया। तो क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा लॉजिस्टिक्स नहीं है, उसके ऑपरेशंस इतने बड़े नहीं हैं, उसके 30-40 दफ्तर नहीं है, उसका स्टाफ नहीं है, उसका स्टार्टअप है। वो एक जगह पे बैठ के एक नॉर्मल से छोटे से प्रेमिसेस के अंदर वो ट्रेनिंग्स करा रहा है। सो उसकी वो कॉस्ट नहीं है जो हमारी कॉस्ट है। सो वी हैव टू, और फिर भी ये चीज़ जहन में रखते हुए हमने अपने कोर्स की फीसेस नहीं बढ़ाई। सर अभी इस वक्त जो स्किल्स हैं आपके ख्याल में टॉप ऑफ द लिस्ट वो कौन से 2-3 ऐसे स्किल्स हैं जो आप स्टूडेंट्स को भी एडवाइस करेंगे जो आना चाहते हैं, एनेबलर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, कि वो घर बैठे इन स्किल्स पे पहले काम कर लें, वो बताइए? देखिए, सबसे पहले तो उन स्किल्स में फ्रीलांसिंग को देखें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप सेलर नहीं बनना चाहते, तो आप फ्रीलांसिंग के ऊपर फोकस करें। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि मेरे पास कुछ थोड़े बहुत पैसे हैं, तो लोकल ई कॉमर्स मार्केट भी बहुत ज़्यादा बूम कर रही है पाकिस्तान की, उसके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं कि आप लोकली देखें आप किस तरह से अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, उस पर किस तरह से चीज़ें बेच सकते हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट की हम बात करें और स्किल्स की बात करें, तो फ्रीलांसिंग के अंदर आपके पास 2 स्किल्स जो हैं वो, अगर हम
हम इसको डिवाइड करें दो डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर, जो कि एक प्राइवेट लेबल है, एक होलसेल है, तो प्राइवेट लेबल में लॉन्च कराना प्रोडक्ट, उसको रैंक कराना, और फिर एक और स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकाउंट किसी वजह से भी बंद हो जाना। अगर आपने अमेज़ॉन की पॉलिसी अडहर नहीं की तो आपका अकाउंट बंद हो गया, आपने उसको रीइंस्टेट कराना, तो लोग 700, 800, $1000 लेते हैं एक अकाउंट को रीइंस्टेट कराने का। सो वो 2-3 लाख रुपया है। अगर किसी का 50,000 तनख्वाह है तो उसको 5-6 महीने के पैसे उसने उसी स्किल से बना ली। फिर इसी तरह आपके पास अगर होलसेल मॉडल के अंदर आप आ जाएं तो आपको IP इन्फ्रिंजमेंट्स आती हैं, आपको सोर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस आपने एक ऐसी सोर्सिंग प्राइस ढूंढ के देनी है सेलर को जिसमें उसके मार्जिन्स बहुत अच्छे हों। तो वो सोर्सिंग के लिए आप अपने आप को तैयार करें कि हमने अच्छी सोर्सिंग कैसे करके देनी है। तो ये स्किल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। सर कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, वो ई-कॉमर्स में काम करते हैं कुछ अर्सा, वो या उसको सीखने की कोशिश करते हैं, आप इस तरह कह लें, लेकिन उसके बाद वो छोड़ देते हैं ई-कॉमर्स के काम को और थोड़ा सा डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। आपके ख्याल में इसकी एक्चुअल रीज़न क्या है? देखिए, एक्चुअल रीज़न ये है कि लोग कंसिस्टेंटली काम नहीं करते, पेशेंस नहीं है हम लोगों के अंदर। हम चाहते हैं कि हमें रातों रात कहीं से पैसा आ जाए, हम उस चीज़ के ऊपर काम करना ही नहीं चाहते जहाँ मेहनत हो। हम तो मेहनत से भागी हैं, हम तो भागते हैं एज ए नेशन। तो किसी भी चीज़ के अंदर देखें, कितनी दफ़ा हमने ये चीज़ सुनी, मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा कह दी है कि कोई काम को मास्टर करने के लिए आप 10,000 घंटे उसमें लगाएंगे तो आप मास्टर होते हैं। अभी हमने 100 घंटे नहीं लगाए और हम कह देते हैं जी हम उसमें मास्टर हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। जितनी भी आप सक्सेस स्टोरीज़ देखते हैं या जो लोग किसी तरह से कामयाब हैं, उनकी 6-8 महीने, साल तक की मेहनत है, उस मेहनत के बाद जाके वो कामयाब हुए। बहुत ज़्यादा लकी लोग होते हैं कि जी उन्होंने जैसे ही कोर्स किया, ट्रेनिंग की, या उनकी बैकग्राउंड कम्युनिकेशन की, प्रेजेंटेशन की इतनी अच्छी है कि उनको फ़ॉरेन क्लाइंट्स मिल जाते हैं और काम मिल जाता है। बट अदरवाइज़ तो इसको जब तक हम 6-8 महीने, साल का टाइम नहीं देंगे किसी भी दुनिया के स्किल को, कुछ भी आप सीखने चले जाएं, आप नहीं ये कह सकते जी कि मैं 2 महीने का कोर्स करके इसका मास्टर बन जाऊंगा। जब तक आपने एक्सेप्शंस होती हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये हमें अब खुद को चेंज करना चाहिए, हमें अपने अंदर ये तब्दीली लेके आनी चाहिए कि हम जो भी चीज़ करने जा रहे हैं वो फुली फोकस्ड करें। यस, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर मैं फोकस के साथ करूँगा तो मेरा किचन नहीं चलेगा, मेरे पास खाने को पैसे नहीं है। तो कब ये हम कह रहे हैं या कोई भी ये कह रहा है कि आप सारा कुछ छोड़ के स्किल को करें ना, आप अपनी नींद कम कर लें, अपने एंटरटेनमेंट आवर्स कम कर लें और इसको बढ़ा लें। आप इस चीज़ को स्किल लर्न करने पे बढ़ा लें। आप जहाँ 8 घंटे सोते हैं 6 घंटे सो लें, 5 घंटे सो लें। जहाँ आप 2 घंटे दोस्तों के साथ गप्पे मारते हैं, टिकटॉक पे लगे रहते हैं या रील्स देखते रहते हैं, उसको थोड़ा टाइम को रिड्यूस करें और प्रोडक्टिवली काम करें। सर आपके जो टूल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं होलसेल बिजनेस में, PL में, उनको भी अपडेट करते हैं आप टाइम के साथ साथ? जी देखिए, बेसिकली टूल्स तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं थर्ड पार्टी जो प्रोवाइड करते हैं। हम उन टूल्स की इम्प्लीमेंटेशन, उसको यूज़ कैसे करना है, उसकी यूटिलाइजेशन, उसके बारे में हम अपडेशन करते रहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर प्राइवेट लेबल है, होलसेल है या फ्रीलांसिंग है, किसी भी टॉपिक या शोबे से रिलेटेड हम कहते हैं कि जी ये एक नया टूल है जो कि बहुत अच्छा मार्केट में जा रहा है, इसके बहुत अच्छा फीडबैक है। सो हम उसको भी ओपनली लोगों को बताते हैं कि हाउ डू यू यूज़ दैट। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, हम ओपनली बताते हैं कि इस टूल की यूटिलाइजेशन ऐसे होगी। सर ये जो सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं उसको भी कुछ लोग फेक कहना शुरू कर देते हैं। उसकी एक वजह ये है कि उनकी एक मंथ में अगर 4 या 5 लाख अर्निंग है, अगले मंथ में उनकी इससे थोड़ी कम हो जाती है, तो इससे फेक तो साबित नहीं होता ना। इसमें मुझे ये बताइएगा कि फ़िक्स्ड अर्निंग होनी चाहिए आपकी थ्रू आउट ई-कॉमर्स में, या फ़िक्स्ड अर्निंग नहीं होती? देखिए, फ़िक्स्ड अर्निंग आप किसी भी दुनिया में जब आप बिज़नेस डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप क्लाइंट हंट कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी वो फ़िक्स्ड अर्निंग ही हो। किसी महीने हो सकता है आपने लाख रुपया बनाया, किसी महीने 2 लाख बनाया, किसी महीने 4 लाख बनाया, तो आप उसकी कंसिस्टेंटली ये कह सकते हैं कि जी मैंने 6 महीने में 6 लाख बनाया, तो डिवाइडेड बाय 6 किया तो एवरेज मैंने 1 लाख रुपया महीना बनाया। अगर आप कह रहे हैं कि सक्सेस स्टोरी फेक है और वो बंदा आज वो काम ही नहीं कर रहा, तो ये उस बंदे का इशू है कि वो आज उस पर काम नहीं कर रहा। जब हमारे पास वो बंदा आया था, हमने उसको वेरीफाई किया, इवन हमने अपनी वेरिफिकेशन को और सख्त कर लिया। हमने कहा है कि भाई आपने 6-8 महीने की स्टेटमेंट लेके आनी है, हम उसको 100% वेरीफाई करेंगे चीज़ें कि कहाँ से पैसे, इवन आपके क्लाइंट से भी बात करके उसको पूछेंगे, वेरीफाई करेंगे, एंड देन वी विल पब्लिश। क्योंकि
हम जब किसी की सक्सेस स्टोरी पब्लिश कर रहे हैं दैट मीन्स हम उस इकोसिस्टम में उस बंदे को सामने लोगों के लेके आ रहे हैं। तो क्लाइंट इन्वेस्टर्स आएंगे, एट द एंड ऑफ द डे उनसे काम कराएंगे, और अगर वो क्वालिटी काम नहीं करेंगे तो वो हमारे इदारे पे नाम आता है ना कि जी इन्होंने इसको पढ़ाया, इसको ट्रेन किया, अब इसको काम नहीं आता, तो हमने उसकी वेरिफिकेशन और सख्त कर दी है। हो सकता है जी कि माजी के अंदर हमने उसकी वेरिफिकेशन इतनी ज़्यादा ना की हो जिसकी वजह से कुछ ऐसे लोग आ गए हों कि जिसकी सक्सेस स्टोरी किसी ने देख के उसको हायर किया बट उसको सही से काम नहीं करना आता था, बट इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड हमने इस पे और सख्ती कर दी। यानी कि जब उनको प्रॉफिट होता है तो वो एज अ सक्सेस स्टोरी बन जाते हैं, और जैसे ही लॉस होता है तो वो कहते हैं कि जी अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे ही है, जब जिस वक्त वो उनको काम मिल रहा होता है वो कहते हैप्पी होते हैं, जिस वक्त वो काम नहीं मिलता तो वो कहते हैं जी कि हमें। तो ये तो किसी भी बिजनेस में ये स्टेजेस आती रहती हैं। किसी भी देखें आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ले लें, आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इतने इतने बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज जो सर्विसेज बेस्ड हैं वो किसी महीने $50,000 की सेल कर रहे होते हैं और अगले महीने $2,000 की कर रहे होते हैं। वो अब जाके ये कहना शुरू कर दें कि ये काम ही अच्छा नहीं है तो दैट इज़ रॉन्ग। अब बात यह है कि हमने कितनी मेहनत, या तो हमने, अगर मैं एज अ फ्रीलांसर फॉर एग्जांपल अपनी बात करता हूँ कि मैं फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ तो मेरे पास एक डेडिकेटेड बंदा बिजनेस डेवलपमेंट का है जो काम ढूंढ रहा है। मुझे तो टेक्निकल स्किल आता है ना, मैं तो काम कर सकता हूँ। अब वो बंदा है जो बिजनेस डेवलपमेंट जिसको के काम लाना आता है वो काम लेके आ रहा है और मैं काम करता जा रहा हूँ। तो इसी तरह आप एक्सपैंड करते हैं, एज अ टीम बिल्ड होते हैं। अनटिल अनलेस आप ये कहते रहे मैं नया काम भी खुद लाऊंगा और करूंगा भी खुद, तो मतलब 6 घंटे काम लाने में लग गए तो 2 घंटे करने में लग गए, तो क्लाइंट भी तो यही कहेगा कि भैया आपको काम ही नहीं आता, एफिशिएंसी खत्म हो आपकी एफिशिएंसी खत्म हो गई ना जी। आपने डेडिकेटेडली अगर एक बंदा काम ढूंढने पे और एक बंदा काम करने पे, तो एफिशिएंट तो आप तभी होंगे। बिल्कुल ऐसे। सर साकिब अजहर साहब अभी रिसेंटली किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वो चीज़ें तो काफ़ी आती रहती हैं सामने स्कूल के हवाले से, और उनका एक विजन है, वो लोगों को मुसलसल इनेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे जितना मर्जी क्रिटिसिज्म हो, लेकिन वो बैक पे नहीं जाते, फ्रंट पे चीज़ों को फेस करते हैं और प्रमोट करते हैं लोगों को। आप इस पे क्या कहेंगे? जी, स्कूल ऑफ इनेबलर्स एक तो प्रोजेक्ट नया है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम काम कर रहे हैं कि हम बेस से ही बच्चों की तरबियत इस तरह से करें कि वो बड़े होकर जाके एज अ बिज़नेस माइंडसेट के साथ काम करें। फिर उसके बाद कॉलेज है, इनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है, एंड देन हम फिर एक, अगर ई कॉमर्स की फील्ड की बात की जाए तो हम एक मार्केट प्लेस डेवलप कर रहे हैं जिसके अंदर लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। सो जिस तरह से हम एक कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है, हम उस मार्केट प्लेस को भी कस्टमर सेंट्रिक बनाएं, कीपिंग इन माइंड कि अमेज़ॉन अपने कस्टमर्स को कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड एंड हैप्पी रखता है और सेलर्स के ऊपर जो है वो सख्ती करता है। तो इसी तरह से सेलर्स पे सख्ती करते हुए, क्योंकि देखें पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लोगों का ट्रस्ट जो है वो मार्केट प्लेस के ऊपर वो ख़त्म होता जा रहा है और ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर ख़त्म होता जा रहा है, सिंस उनको चीज़ें ठीक नहीं मिलती हैं, गलत मिलती हैं, टू ही मिलती हैं, या उनको अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंज्यूमर तक पहुंचा सकें ताकि मार्केट प्लेस पे ट्रस्ट रहे। अल्टीमेटली मार्केट प्लेस पे ट्रस्ट नहीं रहेगा तो फिर सेलर पे ट्रस्ट नहीं है, तो ऑनलाइन सिस्टम ही हम कोलैप्स कर जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे हम कहेंगे जी ऑनलाइन चीज़ नहीं खरीदनी जब तक उसको टच ना कर लें, हाथ ना लगा लें, कर ना लें। अभी लोग क्या करते हैं कि 100 रुपये वाली चीज़ को दिखा के अच्छी सी फोटोज़ में 1000 रुपया चार्ज करते हैं, जब वो कस्टमर को पहुंचती है तो वो कहता है ये तो 20 रुपये की मुझे मिल रही थी साथ वाली शॉप पे जो मैंने 1000 की मंगवा ली। सो वी ट्राइंग टू इम्प्रूव दोज थिंग्स एज वेल इन द ई कॉमर्स इंडस्ट्री। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम खालिद साहब, आपके वक्त का, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ख़ास तौर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि कोई भी अगर स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है, या जो लोग ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं वो उनको कम से कम 8 महीने या 1 साल या 1.5 साल हो जाता है, उसके बाद वो एक अर्निंग वाले फेज़ में या जो लग्जरी वाले फेज़ में वो तब जाते हैं। तो जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं वो इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है, उसमें उन्हें स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है, तभी जाके वो कामयाब हो सकते हैं। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।